तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ लो पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये आपके बोर्ड्स और CUT दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप पूरे वीडियो में आगे तक बने रहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत 200 साल की ब्रिटिश गुलामी के बाद 14 और 15 रात की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ था, और इस दिन तो हमारे संविधान सभा में नेहरू जी ने एक बहुत प्रसिद्ध भाषण दिया था। इसे देखिए, यहाँ पर नेहरू जी खड़े हुए हैं। उन्होंने यहाँ से एक बहुत प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसे बोलते हैं भाग्य विधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, यानी कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी। भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, यानी कि नेहरू जी ने कहा था कि इस भाषण में कि आज हम रात में जब पूरा देश, पूरा दुनिया, पूरा विश्व सो रहा होगा, तो भारत एक नए आज़ादी के साथ जगेगा। तो इस किसी ही भाषण को उनके किस नाम से जाना जाता है? ट्रस्टी विद डेस्टिनी, भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। और हम जानते हैं कि जैसे हमारे आज़ादी में बहुत सारी आवाज़ें बुलंद थी, जैसे कि आज़ादी में महिलाएं भी लड़ रही थी, मजदूर भी लड़ रहे थे, किसान भी लड़ रहे थे, लेकिन सबकी दो बातों पर सहमति थी। कौन कौन सी ये बातें थी? पहला था लोकतांत्रिक शासन, यानी कि देश का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा, यानी कि जब देश को आज़ादी मिलेगी तो देश का जो शासन होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा। मतदान होंगे, मतदान में सबको वोट डालने का अधिकार होगा, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर तानाशाही आ जाए, कोई एक आदमी जाके रूल करने लगे, पूरे देश में तानाशाही फैल जाए। तो सबका पहला विश्वास था कि क्या होगा? लोकतांत्रिक शासन होगा। दूसरा, जो सरकार बनेगी वो सार्वजनिक कल्याण करेगी। सार्वजनिक कल्याण, सरकार सभी के भले के लिए कार्य करेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार किसी एक वर्ग को आगे लेकर चली जाए और उसी वर्ग का विकास होता चला जाए और समाज का दूसरा वर्ग पीछे हो जाए। खास करके इसका विकास ज़्यादा करेगी, विशेषकर गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए ज़्यादा विकास करेगी। ऐसा क्यों किया जाएगा? अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो समाज का एक तबका पीछे रह जाएगा, उसके लिए आज़ादी किसी अर्थ की नहीं रह जाएगी और समाज में पिछड़ता हुआ चला जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इन दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या था, लोकतांत्रिक शासन और सार्वजनिक कल्याण का, कि जो हमारा आज़ादी से जुड़ा सपना है वो क्या उसके सरोकार हो सके। अब जैसे कि इस दिन नेहरू जी ने कहा था कि हम एक आज़ादी की नए सुबह के साथ जागेंगे, तो उसी दिन गांधी जी ने कुछ कहा था, उसे भी हम देख लेते हैं। गांधी जी ने कहा था कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से तो आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन इसलिए हमारा जो कल का दिन है वो हमारे लिए सुख और दुख का दोनों होगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी राज की गुलामी के साथ आज़ाद हो जाते होते होते हमारा क्या होगा? बंटवारा भी हो जाएगा। तो इसीलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी दिन होगा। एक इसका किसका सेंटेंस है? एक महात्मा गांधी का सेंटेंस है। उस समय वो कलकत्ता में थे, उस समय कलकत्ता में दंगे हो रहे थे, तो उसे शांत कराने महात्मा गांधी वहां पर गए थे। तो अब देखते हैं, जब ब्रिटिश इंडिया की जो आज़ादी मिली, उससे आज़ादी में उसको सिर्फ आज़ादी ही नहीं मिली, आज़ादी के साथ में क्या मिला? आज़ादी के साथ में बंटवारा भी मिला। बंटवारे में क्या हुआ? बंटवारे से क्या हुआ? हिंसा और विस्थापन की त्रासदी ने जन्म लिया। पूरे समाज में हिंसा फैल गई, लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पर मारने लगे, एक दूसरे का हत्या करने लगे, एक दूसरे की औरतों को अगवा करने लगे, एक दूसरे की कम्युनिटी की औरतों को अगवा करने लगे। लोग अपने घर बार को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। इससे क्या हुआ? एक पूरी की पूरी त्रासदी ने जन्म ले लिया। लेकिन इतने के बावजूद भी हमारे देश के जो नेता थे, उनका क्या था? इन चुनौती भरे हालातों के बावजूद भी भारत ने अपने लक्ष्य की यात्रा शुरू की। मतलब उथल-पुथल भरे इन दिनों में भी हमारे नेताओं ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपना ध्यान सदैव इन पर केंद्रित रखा। कभी भी इनका ध्यान इन चुनौतियों से हटा नहीं। इनका मानना था कि हाँ, हमारे देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ पड़ी है, उसको हम क्या करेंगे? उसे हमें लड़ना है। तो ये कौन सी चुनौतियाँ थी? पहली चुनौती थी एकता एवं अखंडता की चुनौती, और दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, तीसरी थी समानता पर आधारित विकास की। तो आइए बढ़ते हैं अपनी पहली चुनौती की तरफ कि हमारी पहली चुनौती क्या थी। पहली चुनौती थी एकता एवं अखंडता की चुनौती, यानी कि भारत जो था उस समय पर एक बहुत बड़ा देश था, उसमें बहुत प्रकार की विविधताएं थी, उसमें बहुत प्रकार के भाषा के लोग थे, बहुत प्रकार के संस्कृतियों के लोग थे। तो उसमें आशंका बनी हुई थी कि क्या भारत कभी एक हो पाएगा, और क्या भारत राष्ट्रीय एकता के नाम पर क्या करेगा, जो क्षेत्रीय पहचान है उसको क्या करेगा? नजरअंदाज कर देगा। और भारत कैसे क्षेत्रीय एकता और भारत कैसे राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय एकता में संतुलन स्थापित करेगा। और दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय संविधान ने हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए, और क्या किया? हमें मतदान का अधिकार दिया। और हम जैसा कि हम सब जानते हैं, संसदीय शासन पद्धति हमारे देश में अपनाई गई शासन करने के लिए। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। क्या चुनौती ये थी, क्या भारत इन सबको व्यवहार में स्थापित कर पाएगा? यानी कि क्या भारत लोकतंत्र को स्थापित कर पाएगा? जो संविधान में लिखा गया उसे क्या आजमा पाएगा? क्योंकि भारत तो इससे पहले कभी भी लोकतंत्र से सामना नहीं किया था, भारत में तो सिर्फ गुलामी का सामना किया था। तो इसीलिए भारत क्या लोकतंत्र का लागू कर पाएगा? ये हमारी क्या थी? ये हमारी थी दूसरी चुनौती। अब आइए बढ़ते हैं अपनी हम तीसरी चुनौती की तरफ। तीसरी चुनौती क्या थी हमारी? समानता पर आधारित विकास। समानता पर आधारित विकास क्या होता है?
अब आइए हम इसे पढ़ते हैं। तीसरी चुनौती समानता पर आधारित विकास की थी, जिसमें समानता पर आधारित विकास का अर्थ ये होता है कि समग्र विकास हो, यानी कि किसी भी समाज के एक तबके का नहीं, समाज के सभी, यानी कि समग्र, समग्र मतलब सभी का विकास हो, कोई भी वर्ग पीछे ना छूट जाए, सब वर्ग एक साथ चलें, और जो लोग कमजोर हैं उनको क्या की जाए, आर्थिक अल्पसंख्यकों को क्या किया जाए, विशेष प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या किया गया, शामिल किया गया। चुनौती यह थी कि भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए एक प्रभावी नीति बनानी है, जिससे क्या हो, गरीबी का उन्मूलन किया जा सके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब 14-15 अगस्त की रात्रि को भारत को क्या हुई, आज़ादी मिली, तो एक नहीं दो राष्ट्र अस्तित्व में आए। पहला कौन सा? पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। ऐसा किस लिए होता? ऐसा विभाजन के कारण हुआ था। अब विभाजन क्यों हुआ था? विभाजन हुआ था दो राष्ट्र सिद्धांत की वजह से। अब ये दो राष्ट्र सिद्धांत क्या था? ये दो राष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग का मानना था कि क्या, कि भारत किसी एक कौम का नहीं, बल्कि ये दो अलग अलग कौमों का देश है। हिंदू और मुस्लिम ये दो कौमों का देश है, और इसीलिए क्या होना चाहिए, मुस्लिमों के लिए अलग देश होना चाहिए। और इसका जो इस सिद्धांत का कांग्रेस ने विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस के विरोध करने के बाद भी भारत का क्या हुआ, भारत का विभाजन हो गया। तो आप याद रखिएगा, दो राष्ट्र सिद्धांत क्या है? भारत एक कौमों का नहीं, दो कौमों का देश है। इसके लिए इसी आधार पर उन्होंने पाकिस्तान की मांग की। ये किसने प्रस्तुत किया था दो राष्ट्र सिद्धांत? मोहम्मद अली जिन्ना ने। वो किससे था? मुस्लिम लीग से था, और इसका कांग्रेस ने विरोध किया था। अब आगे देखते हैं आगे की प्रक्रिया। अब इसमें देखेंगे कि विभाजन के लिए कौन सा मेथड अपनाया गया था। जैसा हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। इसका आधार धर्म को बनाया गया था, धार्मिक बहुसंख्या, यानी कि जिस जगह पर मुस्लिम ज्यादा हैं उसको क्या कह दिया गया, पाकिस्तान कह दिया गया, और जो शेष बचा क्षेत्र था उसे भारत कह दिया गया। अब ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक साबित हुई, क्योंकि इसमें लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, और क्या हुआ, अनगिनत लोगों को अपने जीवन और संपत्ति से हाथ धोना पड़ा। ये भारत का विभाजन बहुत ही दर्दनाक था। जैसा कि आपको पता है, उन्होंने कह दिया कि धर्म के अकॉर्डिंग क्या होगा, देश का डिवाइड होगा, तो राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर। लेकिन इतना आसान नहीं था, धर्म के आधार पर भारत का डिवाइडेशन करना इतना आसान नहीं था। भारत का विभाजन धर्म के आधार करने पे बहुत बहुत समस्याएं थी। अब ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें थी, अब उन्हें हम देखेंगे 1 2 3 पॉइंट करके। पहली समस्या तो यह थी कि भारत में ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं था जहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता हो, लेकिन भारत में ऐसे दो क्षेत्र थे जहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती थी। पहली कौन सी थी? पहला था एक पश्चिम में था, और दूसरा कहाँ था? पूर्व में था। तो इससे तय हुआ कि क्या होगा, पाकिस्तान में दो हिस्से होंगे। कौन कौन सा? एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि ये इतने दूरी पर थे दोनों, इनको जोड़ना संभव नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि हर मुस्लिम क्षेत्र क्या होना, पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहता था। जिसमें भी, जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा भी रहते थे, उसमें हर एक मुस्लिम का ये नहीं मानना था कि हमें पाकिस्तान में ही जाना है। जैसे कि ये देखिए, खान, इसमें एक नाम है सीमांत गांधी का। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इनका मानना था कि थी पाकिस्तान का जो ये एरिया है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यानी कि इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, इसको क्या किया जाए, पाकिस्तान में शामिल ना किया जाए, इसको भारत में शामिल किया जाए। लेकिन इनकी बातों को क्या किया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। इनकी बातों को नजरअंदाज करके इसको पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अब इन्हें सीमांत गांधी क्यों कहा जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे यहाँ पर ये पूरा एरिया किसका है, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत का ये पूरा एरिया था, इतना जितना भी है, तो इसे पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। तो आप देखेंगे यहाँ से भारत की बाउंड्री यहीं ऊपर से खत्म होना चालू हो जाती है, यहाँ से चीन उनकी बाउंड्री लगना चालू हो जाती है। तो ये सीमा के अंत पर, यानी कि सीमा के अंत पर रहते थे, और इनके जो जीवन के गुण थे वो किसकी तरह थे, महात्मा गांधी की तरह थे। इसीलिए इनको क्या कहा गया, इसलिए इनको सीमांत गांधी कहा गया। यानी कि सीमा के अंत में वह व्यक्ति जो गांधी की तरह था, उसे क्या कहा गया, सीमांत गांधी कहा गया। और इनका दूसरा नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। अब देखिए, हम आपको बताते हैं तीसरी चुनौती क्या थी। तीसरी चुनौती ये थी कि ऐसे कई इलाके थे जहाँ पर, मतलब पंजाब और बंगाल में भी ऐसे कई इलाके थे जहाँ पर गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे, तो उनका विभाजन किया ही नहीं जा सकता है। तो इसीलिए नीचे के स्तर पर उनका क्या किया, विभाजन किया गया। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर पर उनका क्या किया गया, विभाजन किया गया। और चौथी हमारे पास समस्या ये थी, जैसे ही विभाजन के घोषणा हुई, वैसे क्या हुआ, हमारे देश में हिंसा और विस्थापन शुरू हो गया। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, और देखते ही देखते जल्द ही हालात नियंत्रण से बाहर हो गए, और ये सबसे बड़ी मानव त्रासदी थी। अब तक ऐसा विभाजन किसी भी देश में नहीं हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं हम। जिन्ना ने कुछ कहा था अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के मामले में। नेहरू जानते हैं कि मुसलमान और हिंदू दोनों में क्या हो रखा है, विभाजन हो रखा है अलग अलग तरीके से। जैसे मुस्लिम को देखेंगे तो पंजाबी, सिख, शिया, सुन्नी के आधार पर बट रखा है, तो वहीं पर आप हिंदू को देखेंगे तो ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री, बंगाली, पंजाबी में बट रखा है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए हमें, इन सबको।
आज़ादी से रहने से सबका अधिकार दिया जाना चाहिए। इनका मानना था कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान में आप सबके लिए क्या है, आप सबको तो अपने धर्म की आज़ादी है, जिनका का कथन था, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो। ये कहते हैं कि हिंदू लोग अपने मंदिरों में जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और वगैरह वगैरह ही सभी कहते हैं। ये कब कहते हैं? पाकिस्तान के संविधान सभा में कहते हैं, अध्यक्षीय भाषण के समय कहते हैं। तो आप देखेंगे फोटो में, ये देखिए ये मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर ये देखिए ये खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। ये पाकिस्तान की असेंबली है, संविधान सभा की। नेहरू जी का क्या कथन था? नेहरू जी ने भी अपने एक मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कुछ कहा था, उसको हम आगे पढ़ते हैं। क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मुसलमान क्या है जो इंडिया में रह रहे हैं, उनको उनको सभी सरकारों को चाहिए कि क्या करें, जितने भी मुख्यमंत्री हैं देश के, उन सबको अच्छे से उनको क्या किया जाए, उनके साथ व्यवहार किया जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा क्या होगा कि हमारी पूरी राज्य व्यवस्था में क्या होगा, जहर फैल जाएगा। वो कहते हैं कि नेहरू जी, पाकिस्तान चाहे जैसा व्यवहार करे, लेकिन हमें उसकी तरह व्यवहार अपने अल्पसंख्यकों के साथ नहीं करना है। हमें उन्हें सभ्यता और शीलता के साथ क्या करना है, समाज में स्थापित करना है, जिससे उनका भी विकास हो सके। अब देखते हैं विभाजन के परिणाम क्या हुए। अब देखिए विभाजन को होने आबादी का भी स्थानांतरण हो गया, यानी कि जब विभाजन हुआ तो उसके साथ हुआ क्या हुआ, आबादी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। बहुत सारे लोग क्या करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत में आने लगे। इससे क्या क्या हुआ, अब इसका हम असर देखते हैं। पहला क्या हुआ, सांप्रदायिक दंगे होने चालू हो गए, यानी कि भारत में उसमें क्या हुआ, सांप्रदायिक दंगे चालू हो गए। लोग एक दूसरे के धर्म वालों को मारने लगे। तो इसमें लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर क्या हुआ, हिंसा के केंद्र बने। लाहौर और अमृतसर और कलकत्ता में बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। जो हिंदू बहुल क्षेत्र थे वहाँ पर क्या हुआ, हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुसलमान पलायन करने लगे, और मुसलमान बहुल क्षेत्र में क्या किए, हिंदू पलायन करने लगे। अब देखिए क्या होगा। दूसरा, लोगों ने अपने घर बार को छोड़ दिया, यानी कि लोग जो थे अपने घर बार को छोड़कर दूसरी जगह पर बस गए, और ऐसी जगह पर आके बस गए जो जहाँ पर अभी तक वो रहते थे, उनका जो वतन था, अब उन्हीं की पुलिस वहाँ के उनके साथ रुखाई के साथ बर्ताव कर रही थी। अब जो कुछ समय पहले उनका देश था, उसी देश में वो विदेशी बन गए, और वहाँ की पुलिस उनके ऊपर क्या करने लगी, अत्याचार, यानी कि उनके साथ बर्बरता के पूर्ण व्यवहार करने लगी। अब देखिए इसके साथ ही जो औरतों को जबरन अगवा कर लिया गया, उनसे जबरन शादी की गई, और उनसे जिसने भी शादी की उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। कई परिवारों ने क्या किया, अपनी कुल की इज्जत को बचाने के लिए क्या किया, अपने घर की बेटियों को खुद ही मार डाला। और क्या हुआ, इसमें लाखों बच्चे अपने घर परिवार से बिछड़ गए। अब जो लोग बेसहारा होकर एक जगह पहुंच भी गए किसी देश में, अब उनको क्या हुआ, शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए उन्हें संघर्षपूर्ण जीवन जीना पड़ा। इनके लिए आज़ादी का मतलब यही था कि महीनों तक ऐसे जीवन से संघर्ष करते रहो। इनके लिए आज़ादी का कोई अर्थ नहीं था। भारत और पाकिस्तान के जो लेखक थे, अधिकतर इस विभाजन को क्या कहते हैं, दिल के दो टुकड़े हो जाना, यानी कि एक दिल के दो क्या हो जाना, टुकड़े हो जाना। अब ऐसा समय था, जो लोग इसे अनुभव किए थे वो सब इसे यही कहते थे कि क्या, दिल के दो टुकड़े हो जाना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। विभाजन में सिर्फ जमीन का ही बंटवारा नहीं हुआ था, यहाँ तक कि सामानों का भी बंटवारा हुआ था। जैसे क्या क्या कि टेबल, कुर्सी, मेज, ये सब देख रहे हैं आप, सब टाइपराइटर, इन सब का भी बंटवारा हुआ था। सरकारी कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ था। और इस दौरान क्या हुआ था, पूरे के पूरे सामान, जो जितने भी बैंड वैंड रहते हैं, उनके ड्रम श्रम रहते हैं आर्मी वालों के, या सब कुछ, उन सबको भी क्या किया गया था, दोनों देशों में समान रूप से बांटा गया था। लेकिन इन सबके बावजूद भी आज़ादी के समय भारत में कितने 12% मुस्लिम रहते थे। इन संघर्षों में राजनीतिक भिन्नता थी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कुछ लोग पाकिस्तान बनाने के लिए जोर दे रहे थे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बनाओ, वैसे ही कुछ लोग थे जो हिंदू राष्ट्र बनाने पे जोर दे रहे थे। यानी कि अब कुछ लोग इंडिया में वैसे थे जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे कि, लेकिन जो हमारे धर्मनिरपेक्ष, हमारे जो उस समय के जो नेता थे सब, उन्होंने क्या किया, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, जहाँ पर सभी नागरिकों को समान रूप से स्थान मिल सके, और सभी नागरिकों को समान व्यवहार किया जाए, किसी को भी धर्म के आधार पर भेदभाव न किया जाए, और सबको संविधान से शासित किया जाए। अब आइए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जिसमें भारत में क्या हो रहा था, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उसमें भारत में गांधी जी आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुए। वो कहाँ पर थे, वो कोलकाता में सांप्रदायिक हिंसा को शांत कराने का प्रयास कर रहे थे। गांधी जी वहाँ पर गए, देखे वहाँ पर बहुत सारा दंगा हो रहा था, तो उन्होंने दंगे को शांत कराने के लिए उपवास रखा, और उपवास के धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पर हालत धीरे धीरे सुधरने चालू हो गए, वहाँ पर हिंसा कम होना चालू हो गई। और ऐसे ही दंगे दिल्ली में भी हो रहे थे, तो गांधी जी ने सोचा कि चलते हैं दिल्ली में भी हम उपवास रखते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होगा, थोड़ा सा माहौल शांत हो जाएगा। तो दिल्ली में गांधी जी आए, उन्होंने यहाँ पर आकर अगले ही महीने उपवास रखा, तो इससे यहाँ पर जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे होने चालू हो गए। उन्होंने मुसलमानों के अधिकारों के लिए उपवास रखा। उनका मानना था कि क्या हो, सभी
लोग एक साथ रहें, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। लेकिन जो गांधी जी का ये बर्ताव था, ये सबको पसंद नहीं आया। इसी में का एक नाथूराम गोडसे, उसने गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को गोली मार के हत्या कर दी और गांधी जी को क्या हो गई, शहादत प्राप्त हुई। अब दोस्तों आगे के चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को देखते रहिए और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हम आपको मिलते हैं इस पार्ट के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ लो।